हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज से हम 10,000 क्वेश्चन की पूरा एक सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारी टीम आपके साथ डेली बेसिस पर 25 से 30 क्वेश्चन आपके साथ शेयर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए आज का अपना यह वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, यह है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें यह है कि इसके एक पहला ऑप्शन है, 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष सेवानिवृत्ति प्राप्त करते हैं, यानी 1/3 जो सदस्य हैं वो हर 2 वर्ष पर क्या होते हैं, रिटायर हो जाते हैं। यह है। और इसके आधे सदस्य 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। इसके आधे सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, कि इसके आधे सदस्य 3 वर्ष में अवकाश, 1/3 सदस्य 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। तो इसका सही उत्तर है स्टूडेंट्स कि 1/3 जो सदस्य होते हैं वो हर 2 साल क्या होते हैं, रिटायर हो जाते हैं। इस प्रकार राज्यसभा की सीट खाली होती है। इसका विघटन इस वजह से नहीं होता क्योंकि यह स्थायी सदन है, ठीक है, यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, आइए देखते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। हमारा जो दूसरा प्रश्न है यह है कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है। देखिए, जो इसका पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन में सॉरी, संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों के विवरण को सूचीबद्ध किया गया है। क्या ये चौथी अनुसूची में कहा गया है? नहीं, ये जो ऑप्शन है ये 7वीं अनुसूची में कहा गया है। ठीक है, 7वीं अनुसूची में ये बात बताई गई है, आप सभी को पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो संघ और राज्य के बीच जो शक्तियों का विवरण है वो 7वीं अनुसूची में। ठीक है, जो इसमें बी ऑप्शन है, इसमें लिखा है कि इसमें संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं हैं। देखिए, भाषाओं का जो भाग है ना, यानी अनुसूची है ना, वो भाग 8 है। ठीक है, तो भाग 4 का तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक, तो भाग 8 हो गया। अब जो इसका एक अगला ऑप्शन है कि इसमें जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन को रखा गया है। तो प्रशासन को देखिए, इसमें 6th शेड्यूल में रखा गया। आपको सबको पता है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो 4 स्टेट हैं, इनके लिए इन अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के लिए 6ठी अनुसूची में बात रखी गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स, इसमें राज्यसभा के स्थानों का आवंटन किया गया है। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है डी। ठीक है, कि राज्यों किस राज्य का कितना कितना सीट है। आइए देखते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। जो हमारा तीसरा प्रश्न है स्टूडेंट्स, वो है प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है। देखिए, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? जब तक सदन का स्थायी जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो शपथ नहीं लिया होता है, उससे पूर्व में क्या किया जाता है, एक प्रोटेम स्पीकर रखा जाता है जो क्या करेगा, शपथ दिलाएगा जो नवनिर्वाचित सदस्य है, और फिर नवनिर्वाचित सदस्यों में से ही कोई अध्यक्ष बन जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर के लिए यह परंपरा चली आ रही है और यह बात लिखी भी गई है कि जो व्यक्ति सबसे वरिष्ठतम होगा नवनिर्वाचित सदस्यों में, उसी को क्या करेंगे, प्रोटेम स्पीकर बना देंगे, है ना। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। पिछली लोकसभा से कोई मतलब नहीं होता है ना। जो होता है उसी नवनिर्वाचित लोकसभा से उसी के वरिष्ठतम सदस्यों को बना दिया जाता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। जब एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो उस राज्यपाल को जो सैलरी मिलती है वो किसके अनुसार मिलती है? राज्यपाल के व्यक्ति इच्छा अनुसार। अब सोचो, राज्यपाल 1 करोड़ रुपए मांग ले अपनी सैलरी, तो कैसे होगा, है ना। तो राज्यपाल की इच्छा अनुसार तो नहीं होगा, है ना। अब राष्ट्रपति के निर्णय अनुसार, देखिए राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति इसकी नियुक्त करता है, और जब ये 2 या 2 से अधिक राज्यों में नियुक्त हो जाता है ना, तो इसके जो भत्ते होंगे, उपलब्धियां होंगी, इन सब का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है बी आंसर। गृह मंत्रालय के निर्णय अनुसार होगा नहीं, है ना। और जो इसमें लास्ट वाला है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है आप लोगों को, लेकिन ऐसा नहीं होता कि अनुपात में आवंटित किया जाएगा। अनुपात का कोई मामला नहीं होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी, जिसमें है राष्ट्रपति के निर्णय अनुसार। ठीक है, अब जो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, राज्य में धन विधेयक यानी मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्य में की बात कर रहा है। जब सेंट्रल में आप देखते हो तो सेंट्रल में कहां पे प्रस्तुत होता है? तो सेंट्रल में लोकसभा में होता है। तो जैसे सेंट्रल में लोकसभा में वैसे होता है, उसी सेम एजेंडे पर जो है, सेम मामले पर कहां होता है, राज्यों में भी होता है। तो राज्य का जो जनता का सदन होता है वो विधानसभा कहलाता है। तो ये कहां प्रस्तुत होगा? विधानसभा में, है ना। उच्च सदन में कभी नहीं होता है, क्योंकि उच्च सदन जो है लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, अप्रत्यक्ष रूप से करती है, डायरेक्टली नहीं करती है। ठीक है, तो केवल विधानसभा में
इसको प्रस्तुत किया जाएगा धन विधेयक जो है राज्यों के संदर्भ में। आइए अपने अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे जो है 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जुड़े हुए हैं, है ना। तो धन विधेयक जो है इसको कहां पर किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो इसका जो उसकी पूरी व्याख्या है वो दी गई है आर्टिकल 110 में। वहीं वार्षिक वित्तीय विवरण यानी जिसको हम बजट कहते हैं लोकप्रिय भाषा में, उसका विवरण मिलता है अनुच्छेद 112 में। और विनियोग विधेयक के बारे में मिलता है हमारे अनुच्छेद 14 में, इसका पूरा विवरण मिलता है। और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहां मिलता है, का विवरण मिलता है 108 में। यानी दोस्तों कभी कभी क्या होता है, साधारण विधेयक पर जब मामला अटक जाता है तो उसके लिए संयुक्त बैठक कराई जाती है, लोकसभा और राज्यसभा के लोग बैठते हैं और फिर उस पर फैसला होता है ना। ये कभी संविधान संशोधन जैसे विधेयक पर लागू नहीं होता। तो इसके लिए जो हमारा करेक्ट आंसर है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, हमारा करेक्ट आंसर इसमें बी है ना। तो हमारा जो बी वाला आंसर है ये करेक्ट है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब अगला जो हमारा प्रश्न है कि भारत के संविधान का आर्टिकल 368 किससे संबंधित है। तो हमारा जो संविधान है उसमें संशोधन करने की जो प्रक्रिया है उसको कहां पर वर्णित किया गया है, आर्टिकल 368 में। आर्टिकल 368 में संसद को यह शक्ति दी गई है वो संविधान में जो समय अनुसार आवश्यक हो उसका बदलाव कर सके। देखिए होता क्या है कि जब हमारा संविधान बना 1950s में, है ना, तो उस समय अब साइबर सिक्योरिटी और अन्य जो आज क्रिप्टो करेंसी ये सारी चीजें नहीं थी। तो ये सारी चीजें समय के साथ ऐड हुई हैं, है ना। अब जब समय के साथ ऐड हुई हैं तो हमारे संविधान को लचीला भी तो बनाया जाना चाहिए कि जब आवश्यकता हो तो आप जो है इसमें संशोधन कर सको। तो इस वजह से आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की शक्ति भारत के संसद को प्राप्त हुई है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। इसमें है कि लोकसभा अध्यक्ष संसद के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने को कह सकता है कि आप एक काम करो, आप शांत हो जाओ, अब आप खड़े हो जाओ बोलने के लिए, है ना। तो इसके लिए इसको कहते क्या है संसदीय भाषा में, क्रॉसिंग द फ्लोर, यानी क्रॉसिंग द फ्लोर इसको कहते हैं। सॉरी माफी चाहूंगा, इसमें यील्डिंग द फ्लोर कहते हैं, है ना। तो यानी बैठ जाना, यील्डिंग द फ्लोर इसको कहा जाता है। किसी एक सदस्य को बैठाकर किसी दूसरे सदस्य को बोलने के लिए कहना, है ना। आइए बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों तथा इसके सदस्यों एवं समितियों एवं शक्तियों को विशेषाधिकार आदि का उल्लेख है। तो हमारे संविधान का जो आर्टिकल 105 है ना, इसमें जो संविधान ने जो हमारे संसद है उनके सदस्यों के लिए क्या दिया है, विशेषाधिकार, जैसे जो विशेषाधिकार उनको चाहिए होते हैं वो सारी चीजों का प्रावधान किया है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जो हमारा ये अगला प्रश्न है इसमें है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। देखिए जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का रीजन है इसको सिक्स्थ शेड्यूल में रखा गया है। वहीं जो नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, इन सभी का संबंध जो है आर्टिकल 371 के जो अन्य भाग है क, ख, ग, घ, अंग ऐसे करके उसमें स्पेशल स्टेटस के तहत इनको रखा गया है। बाकी इन चारों राज्यों को सिक्स्थ शेड्यूल में मेंशन किया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 20 एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार देता है क्योंकि यह अपराधों के लिए दृढ़ विश्वास के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 के तहत अपराध के आरोपी व्यक्तियों को कौन सुरक्षित सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है। तो इसका सही उत्तर है स्टूडेंट्स 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार। मुझे उम्मीद है कि आप में से कुछ लोग इसको लेके कंफ्यूज होंगे। अगर आपको इसको लेके कंफ्यूजन हो तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 22 देखिए, है ना। आर्टिकल 22 में यह बात लिखी गई है कि किसी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। और अगर इसके एक्सेप्शन के रूप में या जो सबसे विरोध की बात है तो उसमें जैसे आप देखते होंगे कि किसी को यूआपा के तहत जेल में बंद कर दिया है ना, अनलॉफुल एक्टिविटीज के तहत बंद कर देते हैं, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज के तहत बंद कर देते हैं। तो ये इसी का एक एक्सेप्शन रखा गया है ना। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स वो है कि सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है। तो गुवाहाटी हाईकोर्ट जो है ना, इसका जो न्याय क्षेत्र है वो सबसे बड़ा है। बहुत लोगों को इसमें इलाहाबाद को लेकर कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन प्लीज कंफ्यूजन ना रखें। जो गुवाहाटी हाईकोर्ट है ना उसका जो न्याय क्षेत्र है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, क्योंकि जितनी नॉर्थ ईस्ट के एरिया है उन सबको कवर करता है। आइए नजर डालते हैं भारत में केंद्रीय विधायिका और संसद में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना।
इसको आप आराम से 5 सेकंड के वीडियो अपने रोक के इस उत्तर को हल कीजिए। इसका सही उत्तर है कि इसमें कोई अंतर नहीं है ना। केंद्रीय विधायिका जो है उसी को संसद कहते हैं। ठीक है, अब जो है इन सभी को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ठीक है, भारत में किसी शहर का पहला नागरिक कौन होता है? देखिए, राष्ट्र का पहला नागरिक अगर कहते हैं तो राष्ट्रपति, है ना। उसी प्रकार जब हम शहर की बात करते हैं ना, तो शहर का पहला नागरिक मेयर को कहा जाता है। मेयर जो होता है वो शहर का पहला नागरिक होता है। उसी प्रकार गांव का पहला नागरिक किसे कहा जाता है? गांव का पहला नागरिक होता है जो ग्राम का प्रधान होता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित समितियों में से कौन सी समिति 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए जानी जाती है? तो बलवंत राय मेहता समिति को 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि 3 स्तर पर होना चाहिए, ग्रामीण स्तर पर, ब्लॉक लेवल पर और फिर जिला लेवल पर। वहीं अशोक मेहता कमेटी जो है इसने कहा था कि केवल 2 टायर होना चाहिए, एक जैसे ग्राम लेवल पर और ब्लॉक लेवल पर नहीं रखेंगे, केवल गांव में रख देंगे और मेन जिले में रख देंगे। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए स्टूडेंट्स, अब जो हमारा यहां से प्रश्न है वो है हिस्ट्री से रिलेटेड। तो आइए अब हिस्ट्री पर डालते हैं एक नजर। समुद्री व्यापार के संदर्भ में कार्टेज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? कार्टेज व्यवस्था आपने सुना होगा, है ना। तो कार्टेज व्यवस्था का उपयोग जो है पुर्तगालियों ने करना स्टार्ट किया था भारत में। यानी इसके तहत क्या किया जाता था? जो भारतीय समुद्री क्षेत्र में आता था उससे क्या लेते थे? टैक्स लेते थे, है ना। और उसी टैक्स को जो है कहा जाता था कार्टेज व्यवस्था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। वह किस घटना के विरोध में उन्होंने वापस की थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो सालबाई की संधि है किस युद्ध से संबंधित है? तो सालबाई की संबंधी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बिठाया गया? देखिए, जो बंगाल का मसला था 1757 में आपको पता है कि बैटल ऑफ प्लासी हुआ, है ना। प्लासी का युद्ध हुआ और उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी से मीर जाफर बना। मीर जाफर जो है शासक बनता है। मीर जाफर के बाद फिर उसी के दामाद मीर कासिम को बनाया जाता है ना। मीर कासिम ने फिर बक्सर का युद्ध कर दिया इनके साथ, अंग्रेजों के साथ। ठीक है, मीर कासिम, हाँ मीर कासिम जो है उसने क्या किया? अंग्रेजों के साथ बैटल ऑफ बक्सर किया और बैटल ऑफ बक्सर के बाद फिर से मीर जाफर को ही गद्दी पर बिठा दिया गया। तो बक्सर की लड़ाई के बाद किसको बिठाया गया? तो मीर जाफर को। 1946 में तेभागा आंदोलन वर्तमान में किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध वर्तमान में पश्चिम बंगाल जो राज्य है उससे संबंधित है। अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ है ना। 2 मई दी गई, ये नारा आप लोगों ने सुना होगा, है ना। तो पश्चिम बंगाल में अभी बहुत ही पूर्ण बहुमत से ममता जी जीत गई हैं, उनको जीत के हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से। तो साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत आया? तो साइमन कमीशन जो है लॉर्ड इरविन के दरमियान आया। आप एक बात सोचिए, जो इसी टाइम पर क्या हो रहा था? गोलमेज सम्मेलन की बातें हो रही थी और गांधी जी के साथ 1931 में जो है जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें इन दोनों लोगों की मीटिंग हुई, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन की। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है 1940s में व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने किसे चुना? तो जो पहले व्यक्ति चुने गए वो विनोबा भावे थे, दूसरे व्यक्ति चुने गए थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। विनोबा भावे ने क्या किया? व्यक्तिगत रूप से लोगों से मिला और विनोबा भावे साहब गए व्यक्तिगत लोगों से मिला, उनके अंदर सत्याग्रह की बातें कही। ठीक है, अब अगला प्रश्न है हमारा, किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? देखिए 1813 का टाइम पीरियड था, है ना। नेपोलियन ने महाद्वीपीय एक रोकने की, महाद्वीपों के बीच में व्यापार रोकने की एक नई पद्धति चला दी थी अंतरराष्ट्रीय में, जो वैश्विक इतिहास है उसमें। तो उसी टाइम पीरियड पर जो कंपनी का एकाधिकार था उसको खत्म कर दिया गया और जितनी अन्य कंपनियां थी उनको भी भारत में व्यापार करने की छूट दी गई, है ना। वरना 1600 ईस्वी में आपको पता है जब वो लोग आए थे तो उन्होंने आजीवन के लिए एक महत्वपूर्ण पत्र लेके अपनी एलिजाबेथ महारानी से यहाँ पर ट्रेड करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? हमारे श्री लाला लाजपत राय जी ने क्या की? इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एक ट्रेड यूनियन की स्थापना में मुख्य रूप से सामने रहे।
चलिए एक आखिरी क्वेश्चन है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले कौन सी घटना घटी थी? ये क्वेश्चन है जो आप लोगों के सामने है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन है मार्ले मिंटो सुधार को लेके, है ना। बंगाल विभाजन तो हो ही नहीं सकता, ये तो 1905-6 के आसपास की घटना है ना। तो रॉलेट एक्ट का पारित होना जो है सबसे नियरेस्ट घटना थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के पास में। ठीक है, तो आज का हमारा ये पूरा टॉपिक यहीं पर खत्म होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम आपके साथ अब मिलेंगे अगले कुछ इंटरेस्टिंग 25 क्वेश्चंस के साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी जो प्रिपरेशन है उसको एक नई दिशा मिल सके। हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10,000 क्वेश्चन आपके साथ शेयर करेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। आप अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। थैंक यू।